नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस समस्या से पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रभावित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करना, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लोगों में ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छे खान पान से डायबिटीज को रोका जा सकता है या कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे हो सकता है ये मुमकिन, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर ए.के. दास, MBBS पटना, ऑनर्स एंड गोल्ड मेडलिस्ट, MD मेडिसिन पटना, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्री हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर बिनय की धंधानिया, MBBS, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिज्म एट डायबिटीज केयर सेंटर, रांची। डॉक्टर बिनय की धंधानिया, MBBS, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिज्म एट डायबिटीज केयर सेंटर, रांची। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर ए.के. दास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रोजाना के खाने में शुगर के कौन से सोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों का जानना बेहद जरूरी है? धन्यवाद। आज आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि हमारे भोजन में शुगर के कौन-कौन से अवयव हैं जो हम रोज खाते हैं। तो साधारण ज्ञान से हमें ये पता है कि हमारा भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में डिवाइडेड होता है और हम शुगर कार्बोहाइड्रेट के टर्म्स में ही काउंट करते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं जो बाद में मेटाबॉलिज्म से शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो मुख्यतः हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है वो राइस यानी कि चावल, रोटी यानी कि व्हीट और उनसे बनता है। और इसके अलावा जो भी चीज आप लेंगे उसमें थोड़े-थोड़े से कार्बोहाइड्रेट रहते ही हैं। चीनी, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शुगर्स जो हैं जो नोन शुगर्स हैं वो उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं शुगर के जो अननोन है और अननोइंगली हम लोग उसको रोज लेते हैं। उसमें जैसे कि हमारे फ्रूट्स जो हैं वो शुगर के अच्छे सोर्स हैं, फ्रुक्टोज के सोर्सेज हैं, लेकिन उसी फ्रुक्टोज को अगर कंडेंस कर दिया जाए, जैसे कि बिवरेजेस जो हैं, जो कैंड ड्रिंक्स होते हैं, जो फ्रूट्स, जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट जूसेस आपको शेल्फ पे मिलते हैं बाजार में, मॉल्स में, जो हम नूडल्स लेते हैं, जो हम प्रोसेस्ड खाना जो हम रोज खाते हैं, उसमें शुगर के अननोन ये होते हैं। जो हमारे स्नैक्स आइटम हैं, जैसे कि बिस्किट्स हैं, जैसे कि फ्राइड नट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कंटेंट बढ़ता चला जाता है। तो ये अननोन सोर्सेज हैं जिसको हम लोग रोज लेते हैं और जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं होती है। तो ये हमारे पैकेज्ड फूड्स हैं। इसके अलावा कॉर्न सिरप्स हैं, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स हैं, जो नॉर्मल जो सेल्फ में आपको फूड आइटम्स में मिलते हैं वो मिल जाएंगे। और इसके जो केचअप्स हैं, जो मॉल्टेड बेवरेजेस हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स एंड एनर्जी बार्स आजकल बाजार में अवेलेबल है। हमने आपको बताया कि कैंड फ्रूट्स एंड कैंड जूसेस जो हैं वो ये सब अननोन सोर्स ऑफ शुगर्स हैं जो हम लोग अननोइंगली लेते रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द नोन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जो अननोन शुगर्स हैं वो हमारे डाइट में आज ज्यादा हिस्सा बनते जा रहे हैं एज कंपेयर टू द नोन कार्बोहाइड्रेट शुगर्स। डॉक्टर सुधीर, ये बताइए, फूड लेबल पर अतिरिक्त शुगर की पहचान कैसे की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग फूड पैकेट्स के ऊपर जो देखते हैं और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पैनल देखना चाहिए और इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना चाहिए। न्यूट्रिशनल फैक्ट पैनल में कई बार टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स और परसेंटेज ऑफ शुगर लिखा हुआ रहता है, और अगर एडेड शुगर के पहले में इंक्लूडेड वर्ड है तो इसका मतलब टोटल शुगर इंक्लूड्स द एडेड शुगर्स। दूसरा है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये छुपे हुए शुगर हैं जो हमारे ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि सिरप है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरप, पर्टिकुलरली कॉर्न सिरप और राइस सिरप, जिस वर्ड्स में अंत में OSE लगा हो, जैसे कि फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, तो समझना चाहिए कि इसमें ये हिडन शुगर है। दूसरे तरह के मिल सकते हैं, जैसे मोलासेस हैं, केन शुगर है, कॉर्न स्वीटनर है, शुगर है, ये सब यदि लिखे हुए हैं, हनी है,
तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत सारे भोज्य पदार्थ जो बाजार में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज, चॉकलेट्स एंड ऑल, फ्रूट ड्रिंक्स, सलाद ड्रेसिंग्स, तो योगर्ट हुआ, ब्रेड, मिष्टी दोई, ये सब में भी प्रेजेंट रहते हैं। सॉस है डिफरेंट टाइप्स के। डॉक्टर विनय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुगरी स्नैक्स और बेवरेजेस के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बार मरीज ये परेशान हो जाए कि डॉक्टर साहब आपने सब कुछ खाने को मना कर दिया, आप खाएं क्या और पिए क्या, हमारा जिंदगी में कैसे आगे जिंदगी चलने वाला है। तो इसके लिए हमारे क्लिनिक्स में मैं यूजुअली 3-4 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उन पे एम्फसाइज करता हूँ। पहला है, हमारे राज्य में, झारखंड है चाहे बिहार में, सत्तू का बहुत प्रचलन है। तो सत्तू घोल के पिएं, इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं होता है, उसमें थोड़ा प्रोटीन का मात्रा ही ज़्यादा होता है। ये एक बहुत ही स्वास्थ्य लाभदायक है और एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो मैं सभी पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट को भी बोलता हूँ कि सत्तू का सेवन करें और बेवरेजेस से बचें। दूसरा है मट्ठा बोलते हैं, चाहे बटर मिल्क बोलते हैं, चाहे छाछ बोलते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बेवरेज का ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और डेली दिनचर्या में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तीसरा जो हम लोग जानते हैं, कच्चे आम का पन्ना भी बनता है, आम के सीजन में बहुत कॉमन है हमारे देश में, और कच्चे आम का पन्ना भी एक बहुत अच्छा बेवरेज है के ऑल्टरनेटिव्स हैं और बहुत हेल्दी है, इसमें शुगर का मात्रा भी नहीं होता है। फिर हमारे यहाँ कोकोनट वाटर, डाब का पानी का भी बहुत प्रचलन है। डाब के पानी में भी शक्कर नहीं होता है, बनस्पत वो कच्चा होना चाहिए, मतलब उसमें नारियल ना हो तो अच्छा है। नारियल वाले में थोड़ा ये देखा गया है कि ऑयल का मात्रा उस डाब के पानी में होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो अगर कच्चा डाब का पानी मिलता है तो वो भी बहुत लाभदायक है। जहाँ तक स्नैक्स का बात है, स्नैक्स भी हमारे यहाँ बहुत कॉमनली स्नैकिंग होता है। तो हम लोग स्नैक्स में अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप पनीर का सेवन करें, पनीर का कुछ प्रिपरेशन बना लें जो वेजिटेरियंस हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं तो उनको हम लोग ये भी बोलते हैं कुछ एग का प्रिपरेशन बना लें। तीसरा, हमारे यहाँ मखाना बहुत मिलता है, डॉक्टर साहब दरभंगा से हैं, वो जानेंगे, दरभंगा और मोतिहारी वहाँ पे मखाना का बहुत प्रचलन है और पूरे देश में वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। मखाना इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्नैक जो बीच में लिया जा सकता है। साथ में कुछ अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है स्नैक्स की जगह पे, वो भी स्वास्थ्य को बहुत लाभदायक होते हैं। फ्रूट्स जैसे कि अभी सेब का सीजन है, संतरे का सीजन है, पपाया हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, पाइनएप्पल है, ये सब एक लिमिटेड मात्रा में यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक प्लेटर में सारे फ्रूट्स एक साथ खाएं, बट उसमें से 1 या 2 फल दिन भर में सेवन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं और बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हैं और बहुत प्रचलन भी है हमारे राज्य में, इसको डेली दिनचर्या में इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर ए.के. दास, ये बताइए, शुगर का इस्तेमाल कम करने से क्या डायबिटीज को रोकने में मदद मिलती है? राइट। शुगर का इस्तेमाल, अगर एक नॉन डायबिटिक पेशेंट हो तो वो अपने जो शुगर हैं वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म से उसको कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा शुगर लेंगे, जो एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है कैलोरी का, अगर आप अपने कैलोरी बर्नआउट से ज्यादा कैलोरी इनटेक अगर आप लेंगे, अगर आपने शुगर ज्यादा लिया है और नॉन डायबिटिक भी हैं, तो वो आपके बॉडी में जाकर जमा हो जाता है और वो जमा होते होते वो आपके वेट गेन को पैदा करता है। अब आप मोटापा की ओर अग्रसर होते हैं और जैसे जैसे आप मोटापा की ओर अग्रसर होते हैं, आपके बॉडी में जो इंसुलिन है उसको ज्यादा काम, आपके पैनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है उस शुगर को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए। और ऐसा करने से आप एक ऐसी स्थिति में जाते हैं जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंट स्टेट बोलते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस में आप चले जाते हैं, यानी कि इंसुलिन निकल भी रहा है परंतु वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपके एडिपोज टिश्यू में, आपके मसल में, आपके लिवर में ग्लूकोज जो है ज्यादा जमा हो गया है। तो इस कारण से आप एक इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टेट में चले जाते हैं। तो हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा करेगा। इसलिए अगर आप शुगर कम लेते हैं, अगर आप अपने डाइट में यूं ही शुगर कम करके रखते हैं, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को चेक में रखते हैं, आप इंसुलिन रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करते हैं, आप अपने कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन से ही अपने शुगर लेवल को कम कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नॉन डायबिटिक है, जिनको शुगर की बीमारी नहीं है। लेकिन जिनको शुगर की बीमारी है
उनमें शुगर तो एक अपराध जैसा है। अगर आप जितना शुगर लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन या तो काम कर नहीं रहा होता है या कम निकल रहा होता है। तो इंसुलिन ऐसे ही कम है या बेकार इंसुलिन है, तो जिसके कारण आपका शुगर लेवल जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। जितना आप कार्बोहाइड्रेट या जितना शुगर आप बढ़ाएँगे, उतना ही शुगर लेवल आपका ब्लड में बढ़ेगा और जितना शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ेगा, उतने ही कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने में कुछ समय में आने वाले हैं। आपके आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी आँखों की रोशनी में दिक्कत आ सकती है, आपकी नसों में कमजोरी हो सकती है, आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बोन में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके हर अवयव शरीर के हर अवयव में, शरीर के हर अंग में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए शुगर के इंटेक को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। डॉक्टर सुधीर, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है? एक्सरसाइज का सबसे बड़ा महत्व है कि ये बहुत बड़ा इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जिससे कि मसल्स के भीतर में शुगर चला जाता है। और ये जान के आप लोगों को बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि एक्सरसाइज का जो ये महत्व है शुगर के ऊपर और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर, ग्लूकोज चला जाता है सेल के भीतर में बिना इंसुलिन के मदद के। दूसरा है कि वेट कंट्रोल में एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा महत्व है और वेट अगर कंट्रोल कर लिए तो न सिर्फ डायबिटीज, हार्ट डिजीज और डिफरेंट डिजीज कम होते हैं, अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के भी कम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज होना चाहिए। मॉडरेट इंटेंसिटी का जो एक्सरसाइज होना चाहिए एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। और 2 एक्सरसाइज सेशन के बीच में 1 दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि 30 मिनट रोज करते हैं तो 5 दिन लगातार नहीं कर लें। यदि आपको मन है गैप करने का तो 1 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और अगर गैप नहीं हो तो और अच्छी बात है। दूसरी बात है कि इसके साथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो ऑल मेजर ग्रुप्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए जैसे कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि जितना हम लोग का मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स है उसका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है सप्ताह में कम से कम 2 बार होना चाहिए, 2 से 3 बार, तब हमारा ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। डॉक्टर विनय, टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए कितनी एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है? टाइप 2 डायबिटीज को रोकना बहुत जरूरी है जिस तरीके से महामारी चल रही है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर एक एज ग्रुप वालों को अलग बताया जाता है। अगर कोई 25 साल 30 साल का व्यक्ति आता है और बोलता है कि हमारे माँ बाप दोनों को डायबिटीज है, तो मुझे डायबिटीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग उनको सलाह देते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डेली एक्सरसाइज कीजिए। उसमें आप कार्डियो भी कीजिए, मसल स्ट्रेंथनिंग भी कीजिए, योग भी कीजिए और थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए। और उनको ये भी समझाते हैं कि आपका वजन 5 किलो ज़्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, तो आपको अपना वजन भी कम करना चाहिए। और ये कम से कम 5 से 6 दिन डिसिप्लिन एक्सरसाइज करने से, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करने से और किसी ट्रेनर के मदद के साथ करने से ही इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की शिकायत है, किडनी की शिकायत है, तो उनको हम लोग योग और मेडिटेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, जहाँ पे बहुत कार्डियो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति के लिए अलग बताया जाता है। बचाव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका फैमिली रिस्क बहुत स्ट्रांग है, जैसे अगर मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो मुझे डायबिटीज होने का रिस्क ऑलमोस्ट 100% होता है बढ़ते उम्र के लिए। तो अगर मैं शुरू से ही रेगुलर एक्सरसाइज करूं और आउटडोर गेम्स में ध्यान दूं तो मेरा डायबिटीज से बचने का चांस करीब करीब 60 से 65% होता है। और अगर होने का भी चांस होता है तो मैं 15-20 साल उसको डिले कर सकता हूँ। जो डायबिटीज मुझे 30-35 में होने वाला था, अगर मैं उसको 60-65 तक डिले कर सकता हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो एक्सरसाइज हैज गॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट जैसा मैंने कहा, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज से बचने के लिए। और हर एक एज ग्रुप के लिए आपको एक अलग प्लान उनके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। यही एक्सरसाइज का बहुत महत्व है।
डॉक्टर रेकी, डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से कैसे डायबिटीज और हेल्थ इंप्रूव की जा सकती है? डाइट और एक्सरसाइज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके शुगर और शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को हर तरह से कम कर सकता है। ये एक ऐसा रेसिपी है जो हर व्यक्ति को, जो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, उस रेसिपी का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या दोनों को कॉम्बिनेशन करने से हमें फायदा होगा? बिल्कुल ही फायदा होगा। इस तरह से फायदा होगा कि आप जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, आप उतना फिट रहेंगे, आपका हार्ट उतना फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपका इंसुलिन उतना एक्टिव होगा। और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर लिया, यानी कि आपने अपने डाइट को कंट्रोल कर लिया और उसके ऊपर आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, जैसा कि डॉक्टर सुधीर चंद्र झा ने आपको रिकमेंड किया है, अगर आपने एक्सरसाइज भी कर लिया तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो हमेशा चेक में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। आपके शुगर लेवल्स जो है हमेशा कंट्रोल रहेंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। आपका इंसुलिन जो है वो सुपर एक्टिव होगा और कम ही अमाउंट ऑफ इंसुलिन आपके मसल में ग्लूकोज को अंदर जाने देगा और वो मसल जो है एक्सरसाइज से शुगर को तुरंत कंज्यूम कर लेगा। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका शुगर लेवल जो है कभी लेवल से नीचे ना हो जाए। जब भी आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, तो आप अपना प्ले कार्ड रखें, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखें साथ में, और जाने से पहले एक हल्का स्नैक्स ले लें ताकि आपका शुगर लेवल कम ना हो। और अगर आप एक्सरसाइज, डीप एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जिम में जाते हैं, तो हर 30 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, एक थोड़ा सा ड्रिंक या एक छोटा स्नैक लेना चाहिए ताकि शुगर लेवल्स घटे नहीं। डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से आसान लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो शुगर की कंजम्पशन को कम करते हैं और एक्टिव रहने में मदद करते हैं? लाइफस्टाइल चेंज के सिंपल चेंज से कैसे एक खतरनाक बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, और अगर वो बीमारी हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को डिले कर सकते हैं। कम खाइए, उचित खाइए। आपका जो प्लेट हो, खाने का प्लेट हो, उसमें आधा रहना चाहिए हरी सब्जी, फल, सलाद, जिसमें फाइबर प्रचुर हो। दूसरी बात है कि कम मीठे फल को भी हम लोग इस 50% ऑफ प्लेट में रख सकते हैं। 1/4 प्लेट में हम लोग अनाज को रखें। अनाज में रिफाइंड अनाज को अवॉइड करना है। जो अनरिफाइंड अनाज है, जैसे कि गेहूं चोकर के साथ यदि पिसा हुआ है, या मल्टीग्रेन आटा है, या मिलेट्स वगैरह है, तो अनरिफाइंड मिलेट्स वगैरह है वो, या यदि चावल ही खाना चाहते हैं तो उसमें पारबॉइल्ड राइस, जिसको हम लोग उसना चावल कहते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनाज की मात्रा 1/4 प्लेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 1800 या 1600 कैलोरी कोई खाते हैं तो 400 कैलोरी से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए। और बाकी जो 1/4 रहा वो प्रोटीन डोमिनेटेड होना चाहिए, जैसे कि दाल जाति का, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, मूंग हुआ, और डिफरेंट टाइप के उसके जो प्रिपरेशन हुए सब इसी में आ गए। उसके साथ नॉन वेज को भी हम लोग इसी में शामिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मटन है और रेड मीट है उसको जो है अवॉइड करना है। मछली, मुर्गा कम तेल दे करके खा सकते हैं। एग्स का व्हाइट का सेवन कर सकते हैं। दूध और दही को भी इस 1/4 वाले सेक्शन में रखेंगे, लेकिन इट शुड बी स्किम्ड, उसमें छाली हटा देना चाहिए, क्योंकि जो फैट, डेयरी फैट, वो हार्ट की बीमारी के लिए बहुत खतरनाक होता है। बीच बीच में जो है सो अपना ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करते रहें। इन छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एक बहुत बड़ी बीमारी के आंख पर इम्पैक्ट, हार्ट पर इम्पैक्ट, किडनी पर इम्पैक्ट और डिफरेंट ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट को हम लोग बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं, और डायबिटीज के मरीज एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं, और जो लोग पोटेंशियल डायबिटिक हैं वो इस महामारी से बच भी सकते हैं। डॉक्टर विनय, हाई ब्लड शुगर के अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस से उन्हें कैसे बदला जा सकता है? 25 से 30% लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है और वो रूटीन चेकअप में पकड़े जाते हैं कि उनको डायबिटीज है। उनको बहुत आश्चर्य भी होता है, वो 3-4 बार अपना रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करते हैं, तभी उनको बिलीव होता है कि भाई उनको डायबिटीज हुआ है। तो ये एक कैटेगरी के लोग हैं। दूसरा जो बहुत अर्ली लक्षण जो होता है उसमें है कि आपके चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदल जाना। आप चश्मा अपना आई चेकअप करा के आएंगे, डॉक्टर आपको एक चश्मा देंगे, पता चलेगा 15 दिन के बाद आपको उसी चश्मे से देखने में फिर परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर को बोलेंगे मेरा चश्मा ठीक नहीं बना है, फिर एक नया चश्मा बनाएंगे। ऐसे करते करते आपके 2-3 महीने में 3-4 नंबर चेंज होने लग जाते हैं। ये एक बहुत अर्ली साइन है डायबिटीज के। दूसरा है कोई छोटा सा घाव भरने में बहुत वक्त लगना।
एक छोटा सा फोड़ा हुआ है, कहीं पैर में जख्म हुआ है और वो बहुत समय ले रहा है ठीक होने में, ये अर्ली साइंस है डायबिटीज के। और जो बाकी जो साइंस है कि मुंह सूखना और बहुत अत्यधिक पानी पीना, प्यास बुझने में बहुत परेशानी होना, और आपका अच्छा खाना भी खा रहे हैं उसके बाद भी आपका वजन कम होते जा रहा है, आपका भूख बढ़ जाता है, खाना आप ज्यादा खा रहे हैं उसके बाद भी आपका वजन कम होना, ये सब डायबिटीज के लक्षण हैं। डायबिटीज से कैसे अपने दिनचर्या से बच सकते हैं, उसमें आपने सुना होगा शुरू से ही कि एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है और हम लोग को इस पे अमल करना चाहिए और डेली अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, सवेरे चाहे शाम का एक्सरसाइज भी बहुत लाभदायक है। आप शाम को भी वक्त निकाल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने डायबिटीज से लड़ने के लिए कई अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों को दी। डायबिटीज काफी गंभीर समस्या है, लेकिन इससे लड़ने में मदद मिल सकती है सही लाइफस्टाइल, अच्छे खान पान से। फिलहाल इस शो में इतना ही। धन्यवाद।